अगर हम बात करें कि आज के दौर में मनुष्य अगर चाह जाए तो कुछ भी कर सकता है। अपने जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएँ कि दौर कोई साथ दे या ना दे, माता-पिता साथ हमारे खड़े हों, तो हम किसी भी मुकाम पर पहुँच सकते हैं। लखनऊ की ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर संतोष जी। और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि संतोष जी की हाइट मात्र 118 सेंटीमीटर है। ये इस क्षेत्र, इस लखनऊ, हम कहें अपने जहाँ पर इनका जॉब है, कार्य करते हैं, ये सभी जगह पे सबसे कम हाइट के व्यक्ति हैं। लेकिन इस चीज़ को कभी भी इन्होंने अपने मन से, दिल से या लोगों के शब्दों को कभी हमेशा इग्नोर किया और जीवन में आगे ही बढ़ते गए। और आज ये उन बुलंदियों पर हैं कि इनके माता-पिता हों, भाई-बहन हों या आस-पड़ोस के लोग, सभी लोग गर्व करते हैं कि संतोष जी हमारे घर के हैं, आस-पड़ोस में रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसे यहाँ तक उस मुकाम को हासिल किया। सर नमस्कार। नमस्कार सभी अमर उजाला के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो है डिजिटल मीडिया के और अन्य पाठक गणों को लिए भी। सर कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ है सर ये कि कब माता-पिता को पता चला कि आप इस अवस्था में हैं और ऐसा है, तो पूरा थोड़ा वर्णन कीजिए आप। मैं आपको बता दूं, मैं मूलतः एक ग्रामीण परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी सन 72 में जो है लखनऊ आ गए थे और यहीं पर आकर के इन्होंने जो है अपना अध्ययन किया। तत्पश्चात संभवतः मैं 6 वर्ष का था तब मैं पहली बार लखनऊ आया था और 6 वर्ष के अंतर्गत मेरे को जो पिताजी के आसपास के लोग जो थे, तब उन्होंने कहा कि जो है ये लड़का कुछ एबनॉर्मल लग रहा है अन्य बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि देखने में ही एक ऑब्जर्वेशन में थोड़ा मैं फैटी था, मेरा फोरहेड थोड़ा चौड़ा था अन्य चीज़ों पे। तो उस दौरान जो है मेरे पिताजी को थोड़ी सी शंका हुई कि मेरा बेटा ऐसा है, तो उनको क्यों ना जो है एक डॉक्टर को परामर्श किया जाए, क्योंकि लखनऊ में एक मेडिकल हब, एकेडमिक हब होने के बाद भी जो है एक मेडिकल हब भी है यहाँ पर, SGPGI। तो PGI के जो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट किया गया और उन्होंने जो है मेरे को जो है रिपोर्टेड किया उस समय कि ये लड़का जो है ये डार्फिज्म के केसेस के अंतर्गत ये इसके सिम्टम्स पाए गए हैं। और उस समय मेरे पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, चेकअप करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद फाइनल जो वो हुआ तो इसमें ये कहा गया कि ये एकेंड्रोप्लाजिया से डिजीज से काजेज है। एकेंड्रोप्लाजिया जो कि एक दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत जो बौनापन के जिसे कह सकते हैं डार्फिज्म के अंतर्गत एक प्रथम कैटेगरी है जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है। माना जाता है इसके अंतर्गत एकेंड्रोप्लाजिया के अंतर्गत कि इनका जो है IQ लेवल भी सामान्य जनमानस की अपेक्षा नहीं होता है, उनसे कम होता है। तो एक ये प्राथमिक तौर पे मेरे को जो सूचना जो प्राप्त हुई ये मेडिकल रिपोर्ट के अंतर्गत डॉक्टर के परामर्श के पश्चात और कुछ जो हमारे समाज में अन्य लोग थे तो उन लोगों ने जो बताया कि नहीं इनको जो है ये कुछ एबनॉर्मल बच्चा है, ये वहाँ से मेरे को ज्ञात हुआ मेरे परिवार को। सर अगर हम बात करें 6 साल पे माता-पिता को पता चला कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसके बाद सर स्कूलिंग का दौर शुरू हो जाता है जी, आपकी पढ़ाई का दौर। तो उस टाइम शुरुआत में कहाँ सर आपको फेस करना पड़ा कि लोग बोलते थे ऐसा, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो आपके मन में भी आता होगा। कैसे माहौल आपने सर ये पढ़ाई अपनी पूरी की? मैं आपको बता दूं मेरी स्कूलिंग टोटली लखनऊ में ही हुई है। लखनऊ के विभिन्न कॉलेजेस के अंतर्गत, स्कूल के अंतर्गत। और उसमें जो है सबसे पहले मेरे को याद है अच्छी तरीके से कि जब नर्सरी में गया था तो हम लोगों को नर्सरी में जो है एक मतलब वुडन जो है हॉर्स रहते थे, कैमल रहता था और अन्य बेंचेस रहती थी, सीसा झूला रहता था, तो उसमें मेरे को चढ़ने उतरने में बड़ा इशू होता था। तो मैं कभी जब बिल्कुल बच्चे नहीं रहते थे तब मैं उसको यूज़ करता था, किसी आया की हेल्प लेकर के या किसी के, अदरवाइज़ नहीं जा पाता था। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मेरे को याद है कि जो 10th क्लास के अंतर्गत मैं 10th पास करके जब इंटर में आया और मैं शुरू से BSc बायो के अंतर्गत रहा, तो उस समय मेरे को शौक़ था कि हमारे पर्यावरण के अंतर्गत कि हम उनसे जो है संपर्क में रहें, उनके लिए कुछ काम कर सकें, पेड़ पौधे लगा सकें।
तो इसके लिए जो है हमने जो है बीएससी बायो से लिया, और उसमें जो है एक हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था इंटर के अंतर्गत। तो केमिस्ट्री में हमारे कहाँ जो हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय थे, उन्होंने कहा कि नहीं, संतोष का एडमिशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बच्चा मेरिट में आने के बाद भी इसको केमिकल टेस्टिंग के लिए केमिस्ट्री लैब में वो जो टेबल से है उसकी हाइट से बहुत कम है ये, और इसको हो सकता है कि कल की केमिकल टेस्ट करते समय वो सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड जो भी है वो इसके स्किन पे या इसके बर्न हो सकता है, एसिड बर्न टाइप में हो सकता है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन मैं अड़ा रहा, और मेरे साथ अप्रत्यक्ष रूप से कुछ टीचर भी रहे कि जो मेरे को सपोर्ट करते रहे मॉरल। तो मैं 1 महीने के बाद मैंने प्रिंसिपल साहब से पुनः निवेदन किया। मैं डेली मैं उनके प्रिंसिपल चैम्बर के सामने बैठता था, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए एक काम करते हैं कि आप अपने फादर से अंडरटेकिंग एक भरवा के लाइए, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके लाइए कि कल को आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगी हमारे लैब में अंतर्गत, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और आपके फादर की होगी। तो मैंने उसको दिया, और फाइनली जो है प्रिंसिपल साहब ने ओके किया। और उसके पश्चात हमारे क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, तो यूपी बोर्ड में जो हमारे यहाँ जो केमिकल टेस्ट हुए, जो एग्जामिनर आए आउटर में, तो उन्होंने मेरे से KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट का जो टेस्टिंग था, पीपेट और ब्यूरेट के अंतर्गत काम कर रहे थे, उसके क्वेश्चन पुटअप किया, और सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे को प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर मिले थे केमिस्ट्री में, ये जो कि मेरे लिए बहुत उपलब्धि थी। और मैं स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ कि उन टीचरों को केमिस्ट्री के, कि जो उन्होंने मेरे को पीछे से सपोर्ट किया कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम ये काम कर सकते हो। अभी आपने इसमें एक जिक्र किया है कि केमिस्ट्री लैब में आपको मना कर दिया गया था, फिर आप 1 महीने तक उसी लैब के सामने या प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आप 1 महीने तक डटे रहे कि नहीं, मुझे लैब में जाना है, शिक्षा ग्रहण करनी है। तो कहाँ से ये आपके पास ताकत आई कि कैसे, क्या माता पिता या फिर यार दोस्त, कैसे आपको इतनी शक्ति मिली कि क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे सारे फ्रेंड लगभग केमिस्ट्री में थे और केमिस्ट्री ग्रुप के अंतर्गत ही थे। तो एक वो तो मेरे पीछे थे ही, लेकिन मेरे पीछे सबसे बड़े वो जो उस समय थे मेरे चाचा जी मेरे साथ रहते थे, और वो मेरे को मोटिवेट करते रहते थे हमेशा कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, हमसे कर सकते हो। मेरी माँ हमेशा ये कहती थी, आज वो नहीं है हमारे साथ, तो मेरी माँ हमेशा ये वो कहती थी कि तुम वो स्थापित कर सकते हो, तुम वो मील का पत्थर हमारे घर के लिए या समाज के लिए स्थापित कर सकते हो जो संभवतः किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो वो उनका आशीर्वाद, उनका वो सब चीज़ें मेरे साथ हमेशा रहा है। मेरे फैमिली में सारे जो भाई बंधु हैं वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं कि नहीं भैया, आप जो करना चाहते हो आप हमेशा, हम आपके साथ हैं, और हम अच्छा ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छा ही करोगे। और आप एक लैडर जो है आप में, समाज में आपको पुनर्वास की दृष्टिकोण से आपके लिए जो है एक शिक्षा एक उचित माध्यम होगा कि जो दूसरे के लिए एक आइडियल बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेंगे आप। तो ये शिक्षा के लिए लैडर, वो जो सीढ़ी है मेरे लिए, मैं उसको चढ़ करके ऊपर चढ़ना चाह रहा हूँ। कभी आपने अपनी कमी को छिपाया नहीं, कभी आपने अपनी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिक्षा के माध्यम से आप आज उस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं जहाँ पर शायद ही बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं आपकी तरीके से। तो एक क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी तरह लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, लेकिन आप एक उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से मैंने एक PDF प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम कर रहा था। 2020 से लेकर के 2022 तक के काम किया। उस दौरान मैंने दिव्यांग जनों के ऊपर काम किया, और भारत में जितने भी सामाजिक आर्थिक तौर से उनको अध्ययन उपरांत क्या क्या सुविधाएं भारत सरकार से मिलती हैं, उसके डेटा के अनुसार मैं करना चाहता हूं। और ये जनगणना 2011 में भी रिपोर्टेड है कि अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 कि 190.1 जो करोड़ पीपल हैं उसमें से 2.68 करोड़ पीपल जो है दिव्यांग हैं। लगभग उस समय के आंकड़े के अनुसार यदि हम कहें तो हमारे समाज में हर 10वां व्यक्ति जो है दिव्यांग है। ये तब का डाटा है 2011 की जनगणना का। 2021 में अभी तक जनगणना की रिपोर्ट आई नहीं है, हुई भी नहीं है मेरे ख्याल से।
और दिव्यांगों के भी दृष्टिकोण के दृष्टि नहीं आए। एक आइडियल हम लोगों ने मान लिया है कि एक 140 करोड़ है दिव्यांग पॉपुलेशन है। अब ये बात ये है कि ये जो दिव्यांग लोग हैं, उस समय जो है कैटेगरी जो दिव्यांगों की थी 2011 में वो 7 प्रकार की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो है वाराणसी में पहली बार एक शब्द दिया, उससे दिव्यांग, और उससे पहले हम जैसे दिव्यांग लोगों को विकलांग कहा जाता था, और उससे पहले भी ये कहा जाता था, विकलांग नहीं कहा जाता था, उससे पहले ये कहा जाता था कि भाई वो लंगड़ा है, वो अंधा है, वो लूला है, वो पंगड़ा है, या फिर मेरे जैसे लोगों के लिए वो बौनापन में है, वो बौना है। आप कभी इन शब्दों का सामना करना पड़ा? हमेशा हमेशा इन शब्दों का सामना करना पड़ा है, चाहे मैं शिक्षित वर्ग की बात करूं, चाहे जो है अशिक्षित वर्ग की बात करूं। कॉमन डेली लाइफ में मेरे से अक्सर ये पूछा जाता है कि तुम किस सर्कस से आए हो, तुम कहाँ पे क्या हो? अभी भी कार्यरत है जहाँ पे? क्या आसपास के लोग या कभी कुछ भी? जो मेरे को जानते हैं वो नहीं पूछते हैं। यदि मैं कॉमन प्लेस पे कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ या कहीं पे भी, तो लोग पढ़े लिखे लोग, इवन मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक वाकया बता दूं। एक प्रोफेसर का मैंने कॉल किया, और उस प्रोफेसर को कॉल के अंतर्गत मैंने उनका फ़ोन मेरे पास ही रखा हुआ था, और उसमें नाम क्या सेव किया था कि डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा और पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उन्होंने लिखा था नाटू। तो ये एक सोच होती है कि क्या है हमारी भारत में, मतलब ये हमारे दिव्यांगों के प्रति हमें नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये सोच परिवर्तित होगी, क्योंकि वो शब्द, और मैंने वही क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ये आपने मेरा नाम अपने मोबाइल में किस नाम से सेव किया है, तो उनकी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मैंने सबके सामने ही पूछा था वो चीज़ें। तो अभी भी ये मैं कहूँ कि दिव्यांगों के प्रति लोगों के में, हाँ ये जरूर है कि 2014 के बाद आरपीडब्ल्यूडी, राइट टू पर्सन विद ए डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 आने के बाद उस पर धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। यदि हम कहें कि पूर्ण रूप से हुआ है, अभी नहीं हुआ है। अब मैं बता दूं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या है, खूबियाँ क्या है। आरपीडब्ल्यू एक्ट में जो 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, उससे बढ़ा करके उन्होंने 21 प्रकार की दिव्यांगता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो वो जो दिव्यांगता बढ़ाई गई, उसमें 2 कैटेगरी पहले उन्होंने ऐड की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि पहली चीज़ कि एसिड अटैक विक्टिम के लिए, हमारी महिलाओं और बच्चियों के ऊपर समाज में एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि उनके ऊपर अम्ल पीड़िता का एक दाग लग जाता है, तो उनको ना तो समाज स्वीकृत करता है, ना तो उनके ससुराल वाले, ना तो उनके जो भाई बहन और उनके और अन्य जो कुलीग हैं वो भी नहीं। तो इसी के लिए जो है उन्होंने कहा कि इनको कंसीडर किया जाए। दूसरा, उपहास की दृष्टिकोण से जितने भी बौनेपन हैं, हम इस पे काम करना चाहिए, इनको भी दिव्यांगता, क्योंकि ये उपहास का मात्र पात्र समझे जाते हैं। इसीलिए जो है कभी भी आज तक मेरे को कोई भी दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत जो बौनेपन है, जो डार्फ है, वो मेरे को आज तक एजुकेशन फील्ड के अंतर्गत या एजुकेटेड उनका लेवल कभी भी किसी का मुश्किल से 8th या 9th तक ही मिला है, हमको अभी तक ऊपर तक नहीं मिला है। मतलब कि आप एक पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इतनी एजुकेशन ग्रहण की है, आपके जो इस बोला जाए अगर हाइट में, तो पहले व्यक्ति आप ही हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एजुकेशन की दृष्टिकोण से मैं बता दूं कि मेरा एमएससी इन जियोलॉजी है, भूगर्भ विज्ञान, फिर उसके बाद एमए इन पॉपुलेशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद मेरा एमएसडब्ल्यू है। ये सारी शिक्षा मेरी लखनऊ विश्वविद्यालय से अंतर्गत हुई है। यूजीसी नेट सोशल वर्क है, फिर पीएचडी है माननीय कहते हैं हमारे प्रोफेसर एएन सिंह सर के अंडर में, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत समाजकार विभाग से। फिर उसके बाद मेरे को जो शिक्षा के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो मेरे को जो प्रोजेक्ट मिले थे दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको मैंने जो है पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के अंतर्गत, ये दोनों मेरे को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से मिला है। फिर उसके बाद मेरे को 2022 से लेकर के 2024 तक का जो प्रोजेक्ट जो अभी मेरे को मिला है ICSSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च सेंटर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ये मेरे को जो है ये प्रोजेक्ट मिले, दोनों फेलोशिप। तो मैं अब दावेदारी कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपके माध्यम से कि मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। इंडिया में पहला ऐसे व्यक्ति हूँ कि जिन्होंने पीएचडी की है सोशल साइंस सेक्टर्स के अंतर्गत। अब मैं दावा कर रहा हूँ कि ये पीडीएफ
मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ मैं ग्रीनिस बुक ऑफ रिकॉर्ड और मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी में भी जाना चाह रहा हूँ, और मैं उसको लिए प्रोसेस में कर रहा हूँ। संतोष कुमार जी की कहानी अगर सुनी जाए, देखी जाए या इन्हें बहुत बारीक से समझा जाए तो इनके जैसा व्यक्ति शायद ही बहुत कम है आज के समाज में। पारिवारिक हो या आस पड़ोस के हों या स्कूली शिक्षा के दौरान इन्होंने जिन जिन परिस्थितियों का सामना किया, यहाँ तक इनके एजुकेशन के दौरान केमिस्ट्री लैब में इनको नहीं जाने दिया गया क्योंकि इनकी इस हाइट के कारण। तो इन्होंने तब भी लेकिन एक कोशिश की कि मुझे पढ़ाई शिक्षा चाहिए, शिक्षा से हम पीछे नहीं हट सकते। आज उसी शिक्षा के माध्यम से ये भारत सरकार के न जाने कितने प्रोजेक्ट काम कर चुके हैं और कितने प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अब मैं इनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सर, माता पिता जैसे सब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता की भी ख्वाहिश होती है कि बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, तो कभी माता पिता ने ऐसे कभी बात चर्चा की आपसे? अक्सर होती रहती है, और अभी भी प्रेशर पड़ता रहता है मेरा का इस चीज़ की कि आप दाम्पत्य जीवन के लिए कब, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन के लिए। तो मैंने हमेशा ये पूछा है कि जो भी है, एक मैं आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए हैं सभी नॉर्मल आए हैं, एबनॉर्मल कोई नहीं आया है। मतलब कि कोई भी रिश्ता जो है डिसेबल्ड कैटेगरी के अंतर्गत बच्ची का नहीं आया है। बस मैंने उनके फादर से एक चीज़ पूछी कि ऐसे ऐसे दामाद आपको क्यों चाहिए, क्योंकि सबका एक होता है कि सबका दामाद एक आइडियल हो। तो वो मेरे को कुछ उत्तर नहीं दे पाए स्पष्ट तौर से, और मैंने उनसे पूछा, मैंने यही कहा कि जब आपको उत्तर मिल जाए तो आप मेरे से बताइएगा, और पहली स्वीकृति लड़की की तरफ से होगी, आपकी बेटी की तरफ से होगी, दूसरी स्वीकृति मेरी तरफ से होगी। ऐसा ना हो कि मैं समाज में कहीं भी जाऊं उसके साथ या कहीं भी कुछ काम करूं तो उसको परेशानी हो या उसका उपहास मेरे साथ साथ उसका भी हो। तो क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उनको एक आइडियल चाहिए, उनका एक आइडियल फ्रेमवर्क होता है, तो इस दृष्टिकोण से है। तो और मेरे को अब नहीं लगता कि मेरे सबसे अच्छे जीवन साथी मेरे टैबलेट्स हैं, मेरा लैपटॉप है, मेरा बुक्स हैं, मेरी किताबें हैं, और जो बचता है समय फिर मैं उनके साथ में अपने दोस्तों यारों और परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके साथ में एंजॉय करता हूँ पूरा। यही आपकी दुनिया है? यही मेरी। अच्छा सर, मैं अब जो एजुकेशन की बात हो गई, सारी बातें हो गई सर, रूटीन की अगर मैं बात करूँ घर में, तो आप सर रूटीन की वर्क आप जानते हैं सर, तो कैसे आप उसे मैनेज करते हैं आप? मैं आपको बता दूं, डेली रूटीन के वर्क एक मेडिकल टर्म होता है। हम यदि उसमें बात करें एक्टिविटी इन डेली लाइफ, दैनिक नित्य क्रिया के अंतर्गत, तो ये मेरा मानना है कि मैं चाहे रात में 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, हर हाल में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक तो मैं हर हाल में जग जाता हूँ। फिर उसके बाद जो रूटीन हमारा जो प्राइमरी वर्क होता है वो मैं करता हूँ। वो मैं यदि मैं अकेले रहूँ या मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स रहेंगे तो मेरे साथ, उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, और ऑब्जर्व करते रहते कभी कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसीलिए मेरे पास हमेशा जो हेल्पिंग हैंड के तौर पे मेरे पास कुछ स्टूल्स हैं, कुछ चेयर्स हैं, कुछ स्टिक्स हैं कि जो मैं उनकी सहायता से करता रहता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे को कमोड जाना पड़ता है, तो कमोड में विदाउट मैं स्टूल की सहायता से नहीं बैठ पाता हूँ। मैंने अपने घर में जितने भी जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं अपनी हाइट के अनुसार बना रखा है। जो वॉश बेसिन 38 सेंटीमीटर का एक आइडियल होता है ना, उसके मैंने नीचे करवा रखा है। उसके बाद भी मैं स्टूल यूज़ करता हूँ ब्रश करने के लिए, या मैं उसको जो है वॉश करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। यदि मेरे को अपने सिंक में जाना होता है, बर्तन रखने होते हैं या कुछ भी करना होता है, या मेरे को आरओ से पानी भी निकालना होता है, तो विदाउट मैं स्टूल के बिना नहीं निकाल पाता हूँ, मैं उसको यूज़ करता हूँ। या फिर मेरे को वॉश बेसिन से कुछ निकालना है तो वो सब चीज़ें हैं। हैंगर पे मेरे को कपड़े टांगने हैं तो मैं पहले हैंगर को नीचे लटका लेता हूँ, फिर मैं क्लिप लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से हैंग कर देता हूँ। तो इस तरीके से चैलेंजिंग है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है, लेकिन मैं अब इसी में ही मस्त हूँ और कोई भी इशू नहीं होता मेरे को, और मेरे को लगता है कि मैं आप एक सामान्य जन से ज़्यादा खुश हूँ और ज़्यादा मस्त रहता हूँ। संतोष कुमार जी ने तो अपनी कहानी एक आम नागरिक की तरह बताई, किस प्रकार से संघर्ष करके इन्होंने यहाँ पर जो मुकाम हासिल किया है, शायद ही बहुत कम लोग हासिल कर पाएँ। हाँ, रूटीन के काम में, रोज़मर्रा के घर के काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लेकिन अब इनकी हैबिट हो चुकी है, ये इनके लिए सब नॉर्मल हो चुका है।
और ये इन्होंने मैसेज दिया है कि जो इनकी तरह हैं लोग शिक्षा को प्रथम स्थान दें। समाज में कैसे भी बातें लोग कहें, कुछ भी कहें, आप उन पे ध्यान मत दीजिए। सबसे ज़्यादा सहयोग माता-पिता का होता है, दोस्तों का होता है, जो क्लास में दोस्त होते हैं, उन सभी के सहयोग से आज संतोष कुमार जी उस मुकाम पे हैं। मैं अमर उजाला से कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।